जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर से हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स एक ऐसा डिवीजन है प्लांट किंगडम का जिनमें आपको फ्लावर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्लावर्स का होना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म डिवीजन को छोड़कर आप एल्गी देख लो, ब्रायोफाइटा देख लो, टेरिडोफाइटा देख लो, जिम्नोस्पर्म देख लो, इन चारों डिवीजन में आपको फ्लावर नहीं देखने को मिलेंगे। एक्सक्लूसिवली स्पेशली जिस जिस डिवीजन में, प्लांट किंगडम के जिस डिवीजन में आपको फ्लावर देखने को मिलेगा वो है एंजियोस्पर्म्स। इसीलिए एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स के दो क्लास है। एक है डाइकोटिलिडोनी जिसे हम शॉर्ट में डाइकॉट्स कहते हैं, एक होता है मोनोकोटिलिडोनी जिसे हम शॉर्ट में मोनोकॉट्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स की जब हम बात करते हैं तो देखो ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक एंजियो एक स्पर्म्स। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। बॉटनी में कहीं पे भी आपको स्पर्म टर्म लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब है सीड। ओके, अब देखिए यहां पे जैसे कि मैंने लिख दिया है स्पर्म इक्वल्स टू सीड। अब स्पर्मेटोफाइट आप कह सकते हो एक डिवीजन है। ठीक है, जो कि इक्लर क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ोगे, मैं यहां लिख देता हूं बाय इक्लर। इक्लर एक साइंटिस्ट कह सकते हो आप, एक टैक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक डिवीजन बनाया था स्पर्मेटोफाइट्स, और इस स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर दो ग्रुप को रखा था, एक जिम्नोस्पर्म्स एक एंजियोस्पर्म्स। स्पर्मेटोफाइट्स जो टर्म है ये बना है स्पर्मेटो एंड फाइट से। स्पर्मेटो का मतलब होता है सीडेड, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। यानी कि स्पर्मेटोफाइट्स एक ऐसा डिवीजन बनाया इक्लर ने जिसके अंदर इक्लर ने उन प्लांट्स को रखा जिनमें सीड पाया जाता है। अब ऐसे दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। दोनों ही डिवीजन में आपको सीड तो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में फ्लावर देखने को मिलेगा? नहीं, सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। ये चीज एकदम अच्छे से दिमाग में डाल लो। ठीक है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर का होना एक स्पेशल फीचर है एंजियोस्पर्म डिवीजन का। ठीक, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या दोनों में सीड मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। फर्क क्या है फिर? फर्क यह है कि देखो, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। यानी कि जिम्नोस्पर्म ग्रुप में जो आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे उनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, नंगे होते हैं, किसी चीज से कवर्ड नहीं होते। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर ये सीड लगा हुआ है, ये सीड है, नेकेड है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एंजियोस्पर्म ग्रुप की, तो एंजियोस्पर्म ग्रुप में ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं। एंजियो का मतलब भी होता है कवर्ड, यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो ये देखो, ये रेड रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं ये है सीड, और ये सीड जो है ये कवर्ड है एक वॉल से जिसे हम कहते हैं फ्रूट वॉल। ठीक है, ऑलराइट। ठीक, तो एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो किससे कवर्ड होता है? फ्रूट से। यहाँ पर ये पूरा का पूरा फ्रूट आपको नजर आ रहा है, इस फ्रूट के अंदर सीड है, तो यानी कि सीड आर कवर्ड बाय फ्रूट। जिम्नोस्पर्म में सीड कैसे होते हैं? नेकेड, एक्सपोज्ड होते हैं बाहर की तरफ। आप देख सकते हो इस तरीके से एक्सपोज्ड है, नेकेड है। ठीक, अब यहाँ पर हमें जिम्नोस्पर्म के साथ डील करना है या एंजियोस्पर्म? बिल्कुल सही, हमें यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में डील करना है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलो, तो देखो यहाँ पर आपको एक फ्लावर नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है नीचे में, यहाँ पर ये है कैलिक्स, ये है कोरोला। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ये लंबे लंबे, ये है स्टेमन। ठीक है, स्टेमन, ऑलराइट। और ये सेंटर में आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे कहते हैं कार्पल। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसे कहते हैं कार्पल। कार्पल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टाइल, और इस रीजन को कहते हैं हम ओवरी। इसके बारे में डिटेल में आप आगे चलकर पढ़ोगे, इसलिए मैं यहाँ पे उतना अच्छे से आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको आगे जाकर इस फ्लावर को डिटेल में पढ़ना है। तो कार्पल जो है बेसिकली तीन पार्ट से बना होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। एक तो होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और एक होता है ओवरी। ठीक है, अब ये जो ओवरी है, यहाँ पर जो आपको ओवरी नजर आ रहा है, ये इसी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है ये है ओवरी, ये पूरा का पूरा हिस्सा ओवरी, और इसके अंदर ये जो आपको रेड रेड कलर के नजर आ रहा है ये है ओव्यूल। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है, आपको पता है पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा।
ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवरी है ये फ्रूट में डेवलप होता है। तो ये जो बाहर की तरफ ये जो ओवरी वॉल है ये किस में डेवलप हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फ्रूट में। और वही मैं बात करूं ओव्यूल्स की, जो कि ओवरी के अंदर थे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल्स जो है डेवलप हो जाते हैं सीड में। तो फ्रूट किससे बनता है? अगर आपसे कोई जनरल पूछ ले कि बताओ फ्रूट किससे डेवलप होता है, तो याद रखना ओवरी से, जो कि कार्पल का हिस्सा है। ठीक है। और सीड किससे डेवलप होता है? ओव्यूल से। कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो सीड किसके अंदर प्रेजेंट है? फ्रूट के अंदर, क्योंकि इनिशियली ओव्यूल्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट थे, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो एंजियोस्पर्म्स में, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में, ऐसे प्लांट जिनमें आपको फ्लावर देखने को मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एंजियोस्पर्म जो है, चलो मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ, एक एंजियोस्पर्म का डायग्राम बनाते हैं। चलिए, मतलब एक एंजियोस्पर्म का एक प्लांट का डायग्राम बनाते हैं। तो एक तो ये रही जमीन, ये क्या है? मिट्टी, सॉइल सरफेस। ठीक है। अब सॉइल के नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? प्लांट का कौन सा हिस्सा? क्या रूट पाया जाता है? तो यहां पर मैंने रूट बना दिया। ठीक है। ऑलराइट। मिट्टी के ऊपर क्या स्टेम पाया जाता है? यहां पे मैंने स्टेम बना दिया। और स्टेम पे आपको पता है स्टेम पे क्या लगे होते हैं? लीफ लगे होते हैं। तो यहां पर हमने लीफ भी बना दिया। ये रहा लीफ। ठीक है। ये हमने लीफ बना दिया। तो बेसिकली चलो एक बार लेबलिंग कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये क्या है? ये हिस्सा स्टेम है, ये हिस्सा रूट है, और ये जो है इसे हम कहते हैं लीफ, कहते हैं ना। क्या लीफ और स्टेम एरियल पार्ट है प्लांट का? एरियल, जो कि सरफेस से, सॉइल सरफेस से ऊपर की तरफ है। और रूट जो है ये अंडरग्राउंड पार्ट है, जमीन के नीचे रहता है। ठीक है। अब ये मैंने एक एंजियोस्पर्म का पूरा डायग्राम बना दिया आपके सामने, लीफ, स्टेम, रूट। मोर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। तो यहां पर हम एंजियोस्पर्म्स की मोर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पर हम एंजियोस्पर्म की मोर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। और एंजियोस्पर्म की जो मोर्फोलॉजी है, बाहर से आप देखोगे तो ये एक एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म डिवीजन का एक प्लांट है। तो आपको बाहर से क्या देखने को मिलेगा? लीफ, स्टेम और रूट। इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, रूट के बारे में पढ़ना है, स्टेम के बारे में पढ़ना है, लीफ के बारे में पढ़ना है। चिंता मत करो, आगे चलकर हम फ्लावर और फ्रूट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, रूट। ठीक है। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है अगला, वो होने वाला है द रूट। चलिए, रूट के बारे में जानना शुरू करते हैं। रूट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान में रखना है। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब ग्रेविटेशन के फेवर में ग्रो करते हैं। जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी तरफ ग्रो करेंगे। ठीक है। जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और रूट भी नीचे की तरफ, देखो यहां पर सॉइल सरफेस के नीचे की तरफ ग्रो करता है। तो हम कहते हैं रूट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये रूट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि फोटो का मतलब क्या? लाइट। लाइट से दूर भागते हैं, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है। मिट्टी के नीचे भाग रहे, लाइट से दूर। अगर लाइट के पास जाते तो हम कहते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, जो कि स्टेम और लीफ है। ठीक है। ऊपर की तरफ एरियल पार्ट में रोशनी आती है, सनलाइट आती है, और ऊपर की तरफ स्टेम और लीफ ग्रो करते हैं। लेकिन मिट्टी के नीचे, यानी कि लाइट से दूर भागते हैं रूट, तो हम कहते हैं कि रूट आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तीन तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के रूट होते हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। सबसे पहले शुरू करने वाले हैं टैप रूट से। यहां पर एक सीड का डायग्राम है। ठीक है। सीड के 2 कॉटिलिडॉन है, एक ये कॉटिलिडॉन, एक ये कॉटिलिडॉन। ठीक है। सीड का 2 कॉटिलिडॉन है। यहां पे मैंने बेसिकली सीड का एम्ब्रायो बनाया है। देखो, सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रायो। ये बात तो मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है। सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रायो,
और एम्ब्रायो जो है ये बना होता है दो चीज़ों से। एम्ब्रायो बना होता है दो चीज़ों से। चलो लिख देता हूं तुम्हारे लिए मैं। सबसे पहला कॉटिलिडॉन, लीफी स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक, ठीक है, कॉटिलिडॉन। और दूसरा एम्ब्रायनल एक्सिस, जिसके अंदर रेडिकल एंड प्लिम्यूल आते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये एम्ब्रायो किसके अंदर है? इनसाइड सीड। सीड के अंदर होता है एम्ब्रायो, और सीड के और एम्ब्रायो के दो पार्ट, एक कॉटिलिडॉन, एक एम्ब्रायनल एक्सिस। एम्ब्रायनल एक्सिस बना होता है रेडिकल एंड प्लिम्यूल का। तो यहां पर मैंने एक, आप कह सकते हो, एम्ब्रायो दिखाया है सीड का। ये एक कॉटिलिडॉन, ये एक कॉटिलिडॉन, दो कॉटिलिडॉन है, यानी कि डाइकॉट क्लास का सीड है। एंजियोस्पर्म में दो क्लास होते हैं, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। सबसे ऊपर पढ़ाया था, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। डाइकॉट ऐसे क्लास है जिनके प्लांट के सीड अगर आप देखोगे तो उनमें आपको दो कॉटिलिडॉन मिलेंगे, ठीक है। डाई का मतलब दो, कॉट का मतलब कॉटिलिडॉन, और मोनो का मतलब वन, और यहाँ पे कॉट का मतलब कॉटिलिडॉन। यानी कि मोनोकॉट क्लास, एंजियोस्पर्म का जो मोनोकॉट क्लास है, मोनोकॉट क्लास के किसी भी प्लांट के सीड को देखोगे तो उस सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है उसमें सिर्फ एक कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो एम्ब्रायो है इसमें एक ये कॉटिलिडॉन है, ये एक कॉटिलिडॉन है, तो ये एक डाइकॉट का सीड है हम कह सकते हैं। और ये बीच में आपको यहाँ जो दिख रहा है ये है एम्ब्रायनल एक्सिस, जो कि ऊपर की तरफ प्लिम्यूल का बना है और नीचे की तरफ रेडिकल का। मैंने कहा था ना एम्ब्रायनल एक्सिस रेडिकल और प्लिम्यूल का बना होता है, तो ये प्लिम्यूल है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रेडिकल है। अब सीड का काम क्या है? अब लोगे सर सीड का काम है जर्मिनेशन करना। तो ये सीड जब आगे चलकर जर्मिनेट करेगी तो ये जो प्लिम्यूल वाला हिस्सा है ना, ये शूट को बनाएगा, शूट सिस्टम को। शूट में आ जाता है स्टेम और लीफ, ठीक है। शूट जब भी मैं बोलूं तो आपको स्टेम और लीफ दोनों कंसीडर करके चलना है। तो ये प्लिम्यूल वाला हिस्सा शूट को बनाता है और ये रेडिकल वाला हिस्सा रूट को बनाता है। तो ये सॉइल सरफेस है, ऊपर की तरफ आपको स्टेम और लीफ नजर आ रहा है, ठीक है। और स्टेम और लीफ को ही एक साथ हम कहते हैं शूट। अच्छे से लिख देता हूं, एक साथ क्या कहते हैं? शूट। स्टेम प्लस लीफ, ठीक है। तो शूट को किसने बनाया? प्लिम्यूल ने। और नीचे के तरफ, सॉइल सरफेस के नीचे के तरफ, यहां पर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक जो ग्रोथ कर रही है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रूट। और इस रूट को बनाता कौन है? रेडिकल। जो सबसे पहली रूट बनी, ठीक है, ये जो पहली रूट बनी रेडिकल से, इसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। ये जो रेड कलर का रूट है रेडिकल से डेवलप होगा सबसे पहली बार, इसे हम कहेंगे प्राइमरी रूट। फिर इस प्राइमरी रूट से लैटरल साइड ग्रो करने वाली जो रूट है इसे हम कहेंगे सेकेंडरी रूट। और फिर इस सेकेंडरी रूट से भी देखो यहाँ पर लैटरल साइड से रूट ओरिजिनेट कर रही है, इस रूट को कहेंगे टर्शरी रूट। तो जो सबसे पहली बार रेडिकल से जो रूट बनी, क्या वो प्राइमरी रूट है? 1 डिग्री रूट, बिल्कुल सही। और इस 1 डिग्री रूट से, यानी कि जो प्राइमरी रूट से जो लैटरल साइड पे जो रूट ओरिजिनेट हुई, इसे सेकेंडरी रूट कहेंगे। और सेकेंडरी रूट पर से जो रूट फिर फर्दर ओरिजिनेट होगी उसे टर्शरी रूट कहेंगे। दिख रहा है ना यहाँ पे ये कलर, ठीक है, टर्शरी रूट, ठीक। तो मैं कह सकता हूं टैप रूट ऐसा रूट है जो कि रेडिकल से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ये सारे रूट मिलकर बनाते हैं टैप रूट। अच्छा, यहां पर तो मैंने लिखा ही है, ये सारे रूट मिलकर बनाते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बनाते हैं? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों तरह के रूट आते हैं। और ये टैप रूट किससे ओरिजिनेट हुआ सबसे पहली बार? रेडिकल से। तो यहीं पे मैंने लिखा है टैप रूट ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, फाउंड मोस्टली इन डाइकॉट्स। ज्यादातर, मैंने ओनली नहीं लिखा, मैंने मोस्टली लिखा है। हो सकता है कुछ मोनोकॉट में भी आपको टैप रूट देखने को मिल जाए, लेकिन मोस्टली ज्यादातर आपको डाइकॉट्स के अंदर टैप रूट देखने को मिलेगा। इसलिए तो देखो यहाँ पर जो मैंने सीड बनाई है, डाइकॉट की सीड बनाई है, 2 कॉटिलिडॉन मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो फाउंड मोस्टली इन डाइकॉट्स। एग्जाम्पल मस्टर्ड। मस्टर्ड एक डाइकॉट प्लांट है। मस्टर्ड प्लांट की अगर आप सीड देखोगे
तो मस्टर्ड प्लांट का जो सीड के अंदर जो एम्ब्रायो होगा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ऑलराइट। और इस एम्ब्रायो के जो रेडिकल का जो हिस्सा है, इस रेडिकल से जो रूट ओरिजिनेट करेगी उसे हम कहेंगे टैप रूट। तो टैप रूट ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल फाउंड मोस्टली इन डाइकॉट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट ऐसा है जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम अदर देन रेडिकल। अगर रेडिकल को छोड़कर किसी दूसरे हिस्से से कहीं और से रूट ओरिजिनेट हो रही है तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक मैंने यहाँ पर ये स्टेम बनाया है, ठीक है, स्टेम, ये स्टेम है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, स्टेम है। स्टेम पे प्रेजेंट है नोड और इंटरनोड। ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं नोड। स्टेम पे आप देखोगे नोड प्रेजेंट होता है, ये क्या है, नोड, और ये भी क्या है, नोड। दो नोड के बीच वाले रीजन को, ये जो रीजन है दो नोड के बीच वाले रीजन को हम कहते हैं, बिल्कुल सही, इंटरनोड। क्या कहते हैं, इंटरनोड, ऑलराइट। चलिए, तो स्टेम के ऊपर आपको नोड और इंटरनोड देखने को मिलेंगे। अच्छा बेटा एक चीज याद रखिएगा, ये जो नोड वाला हिस्सा है ना, इस नोड वाले हिस्से से ही हमेशा लीफ ओरिजिनेट करता है, ठीक है, नोड वाले हिस्से से ही हमेशा लीफ ओरिजिनेट करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर रेडिकल को छोड़कर, ठीक है, अदर देन रेडिकल मैं बोल रहा हूं, अगर स्टेम के नोड से रूट ओरिजिनेट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। यहाँ पे मैंने एडवेंटिशियस को शॉर्ट में लिखा है, यानी कि हम कह सकते हैं एडवेंटिशियस रूट ऐसे रूट है जो कि स्टेम के नोड से, यानी कि स्टेम से ओरिजिनेट कर रहे हैं। स्टेम से ओरिजिनेट करेंगे तो एडवेंटिशियस रूट हम कहेंगे उस रूट्स को, ठीक है, जो रूट स्टेम से ओरिजिनेट किया। स्टेम पे भी कहां से ओरिजिनेट करेगा, स्टेम से भी अगर रूट्स को ओरिजिनेट करना है तो स्टेम के नोड से ओरिजिनेट करेगा एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, यहां पर देखिए, ये एक मैंने बैनियन ट्री बनाया है। बैनियन ट्री के यहां पर ये जो ब्रांचेस है, इन ब्रांचेस से भी रूट्स ओरिजिनेट करते हैं। अगर ब्रांचेस से या स्टेम से रूट ओरिजिनेट कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। और नीचे की तरफ बैनियन ट्री के सॉइल सरफेस के नीचे की तरफ ये जो रूट बना है ये है टैप रूट, क्योंकि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, रेडिकल से, ठीक है। तो ऐसे रूट जो रेडिकल से ओरिजिनेट होंगे उन्हें हम कहेंगे टैप रूट, ठीक। तो आपको बैनियन में, मैं कह सकता हूं बैनियन ट्री में आपको टैप रूट भी देखने को मिलेगा, एडवेंटिशियस रूट भी देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, एडवेंटिशियस रूट वो रूट्स है जो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम अदर देन रेडिकल, ठीक है। अच्छा, एडवेंटिशियस रूट्स आपको डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में देखने को मिलेंगे। मोनोकॉट जैसे ग्रास एंड मॉन्स्टेरा, ये दो प्लांट ऐसे हैं जो कि मोनोकॉट्स के अंदर आते हैं, इनमें भी आपको एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलेगा। और बैनियन ट्री जो कि एक डाइकॉट प्लांट है, इसमें भी आपको एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलेगा, ठीक। याद रखिएगा, एडवेंटिशियस रूट कहां से ओरिजिनेट होगा, अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़कर कहीं और से अगर कोई रूट ओरिजिनेट कर रहा है, मोस्टली स्टेम से या ब्रांच से, तो उस रूट्स को हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। आगे बढ़ते हैं फाइब्रस रूट्स की तरफ। फाइब्रस रूट्स जो होते हैं ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम बेस ऑफ द मेन स्टेम। जो मेन स्टेम है, ठीक है, वो स्टेम जो प्लांट के लाइफ में पहली बार बना, जब सीड से स्टेम बन रहा था, ठीक है, तो जो पहली बार जो स्टेम बना वो है मेन स्टेम। मेन स्टेम के बेस से अगर रूट ओरिजिनेट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। ये कुछ इस तरीके का होता है, देखो, ये मान लो एक गेहूं का पौधा है, ठीक है, वीट ऑलराइट, गेहूं का पौधा है, वीट है। अब वीट में सबसे पहली बार जो रूट बनती है वो बनती है रेडिकल से, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। लेकिन यहां पर खास बात क्या है, वीट में ये जो प्राइमरी रूट बनी है ना, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े समय के बाद जाकर खत्म हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। और इस प्राइमरी रूट के जगह पे जो ये स्टेम का जो बेस वाला हिस्सा है ना, इस गेहूं के प्लांट का जो स्टेम का जो बेस वाला हिस्सा है, यहां से बहुत सारी फाइब्रस रूट्स ओरिजिनेट करती है, एकदम रेशम की तरह, पतले पतले धागे की तरह, फाइबर्स की तरह, इसीलिए इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। तो फाइब्रस रूट्स कहां से ओरिजिनेट हुई, इस मेन स्टेम के बेस से, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल वीट। और एक और खास बात, फाइब्रस रूट आपको हमेशा मोनोकॉट्स में देखने को मिलेंगे, डाइकॉट्स में कभी भी आपको फाइब्रस रूट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए
अब मोनोकॉट डाइकॉट मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ ही जाता होगा कि सर हम कैसे पहचाने कि कौन सा प्लांट मोनोकॉट है, कौन सा प्लांट डाइकॉट है। अब हर प्लांट को हम लोग एग्जाम हॉल में तो लेके हर प्लांट का सीड अपने साथ तो एग्जाम हॉल में लेकर नहीं जा सकते। नीट का एग्जाम देने जाओगे तो अपने साथ पौधों का बीज सीड लेकर थोड़ी जाओगे कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर सीड को तोड़ कर देखोगे कि अच्छा इसके 2 कॉटिलीडॉन है या 1 कॉटिलीडॉन है, राइट? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, मोनोकॉट और डाइकॉट के एग्जाम्पल्स फट से आपको याद हो जाएंगे। देखो, घर में जितनी भी चीज़ों की चपाटी बनती है, मेरे मेरे जो सर थे मुझे भी ऐसे याद करवाए थे, ठीक है, जब मैं कोटा में था। जो जो घर में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे चपाटी या ब्रेड बनाते हैं वो सब मोनोकॉट है। और जैसे और चावल, जो भी चीज़, जैसे राइस हो गया, राइस ये भी एक मोनोकॉट है। अब आप घर में चपाटी या ब्रेड किसका बनाते हो? वीट का बना सकते हो, मक्के की रोटी भी बहुत लोग खाते हैं, मेज़, सोरगम, बार्ली। तो ये वीट, मेज़, सोरगम, बार्ली इन सब की चपाटी बन सकती है, तो इन सबको मोनोकॉट में डाल दो। यानी कि कहने की बात यह है कि रोटी और चावल मोनोकॉट है, ठीक है। चावल भी मोनोकॉट के अंदर आता है, रोटी भी मोनोकॉट में आता है। अब रोटी वीट की भी बन सकती है, मेज़ की भी बन सकती है, सोरगम की भी बन सकती है, बार्ले की भी बन सकती है, ठीक है। और जो दाल आप खाते हो, पल्सेस दाल, ठीक है, मटर हो गया, चना हो गया, बीन हो गया, पी, ग्राम, बीन, ये सब डाइकॉट है। तो रोटी और चावल मोनोकॉट, दाल डाइकॉट, याद रहेगा। मोनोकॉट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो नोड होती है वो क्लियरली विजिबल होती है। नोड, यही वाली नोड, इसकी बात करो, ये जो नोड है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको ये नोड नजर आ रहा है। तो जो मोनोकॉट्स की जो प्लांट होती है उनमें नोड क्लियरली विजिबल होगी। जैसे शुगर केन, गन्ना का प्लांट आप कभी देखोगे तो गन्ना का जो स्टेम है उस पर नोड प्रेजेंट होता है, उसी नोड से लीफ ऑरिजिनेट होता है। तो क्लियर नोड इज विजिबल इन मोनोकॉट्स, ठीक है। लेकिन डाइकॉट में क्लियर नोड इज नॉट विजिबल। जैसे मस्टर्ड एंड टोमेटो, मस्टर्ड एंड टोमेटो दोनों डाइकॉट्स के अंदर आते हैं। और मस्टर्ड प्लांट अगर आपकी ज़िंदगी में आपको कभी मौका मिला हो, ठीक है, सरसों का पौधा देखने का या टमाटर का पौधा देखने का, तो आप देखोगे मस्टर्ड एंड टमाटो पे जो नोड होते हैं ना, भले ही शुरुआती समय में क्लियरली विजिबल होते हैं बट आगे चलकर ये विजिबल नहीं होते, ठीक है। शुगर केन में आप देखोगे थ्रू आउट द लाइफ, जब तक शुगर केन है, जब तक शुगर केन की फसल है, आपको शुगर केन में क्लियर नोड देखने को मिलेगा। मस्टर्ड टोमेटो में हो सकता है शुरुआती समय में आपको नोड देखने को मिल जाए, लेकिन जब ये प्लांट मेच्योर हो जाती है, ठीक है, तब ये जो मस्टर्ड और टोमेटो का प्लांट है इनमें आपको क्लियर नोड नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप मोनोकॉट डाइकॉट में फर्क कर सकते हो। मोनोकॉट जो होते हैं यूजुअली डजंट शो सेकेंडरी ग्रोथ। यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ से मतलब है वुड का फॉर्मेशन। सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि वुड, कहीं पे भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ लिखा हुआ मिल जाए यानी कि प्लांट में वुड का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जो मोनोकॉट के प्लांट होते हैं, कभी आप चावल हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, इसके प्लांट देखोगे उनमें आपको वुड का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। पतले पतले स्टेम होते हैं, ग्रीन कलर के हर्बेशियस स्टेम होते हैं, वुड का फॉर्मेशन नहीं होता। गेहूं हो गया, धान हो गया, कभी गांव में जाओगे देखना हरे रंग की स्टेम होती है, वुड का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते मोनोकॉट। एक्सेप्शन है पाम ट्री, याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। पाम ट्री एक तरह का मोनोकॉट है, लेकिन इसमें आपको वुड देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब भी बात करूं डाइकॉट की, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, यानी कि दैट इज वुड इज फॉर्म्ड, आपको वुड देखने को मिलेगा, वुड इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल रोज, रोज का प्लांट देखो वुडी होता है, कांटे भी होते हैं। बैनियन ट्री देखो वुडी होता है। गुआवा, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, नीम, इमली, ये सब डाइकॉट है। तो आपने अपने जिंदगी में कभी ना कभी इन प्लांट्स को तो देखा ही होगा। तो जिन प्लांट्स में आपको लकड़ी दिख जाए, वुड दिख जाए, सेकेंडरी ग्रोथ दिख जाए, वो डाइकॉट, ठीक है। तो इस तरीके से मोनोकॉट डाइकॉट में ना आप एक बेसिक आइडिया ले लो, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर आपसे नहीं पूछेगा नीट एग्जाम में, ठीक। तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मोनोकॉट डाइकॉट में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, क्योंकि हमेशा हम सीड को देख के तो खोल के तो देख नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो हमें सीड ले जाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सीड अगर आपको दे दे तो सीड का एम्ब्रायो देख लोगे और बोलोगे अच्छा इस सीड के एम्ब्रायो में सिर्फ 1 कॉटिलीडॉन है तो मोनोकॉट, 2 कॉटिलीडॉन है तो डाइकॉट। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में फर्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमने बेसिक एक इंट्रोडक्शन लिया रूट का। अगले लेक्चर में हम, अच्छा नहीं, एक चीज रुको, रीजन्स ऑफ रूट टिप पढ़ कर जाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे टैप रूट का, ठीक है। अभी थोड़ा रीजन्स ऑफ रूट टिप समझ कर जाओ। ये देखो, ये डायग्राम देखो, कहाँ गया, सबसे ऊपर बनाया था, हाँ, ये रूट है,
ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अभी बस इसको कंसीडर करते हैं, इस हिस्से को। रूट टिप मैं जब बोलता हूं तो आप क्या समझते हो? रूट का ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं टिप। रूट टिप, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है? टिप ऑफ द रूट। तो चलो रूट के टिप को समझने की कोशिश करते हैं। ये एकदम निचला हिस्सा है रूट का टिप वाला हिस्सा है। रूट का जो टिप वाला हिस्सा है, यहां पर आपको एक सबसे नीचे की तरफ एक कैप नजर आएगी जिसे कहते हैं रूट कैप। थिम्बल लाइक होता है, थिम्बल लाइक। अंगूठा जानते हो? अंगूठा, मान लो ये अंगूठा है किसी इंसान का, ठीक है, अंगूठा है, थंब है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो टेलर होते थे ना, जो कपड़े सिलते थे, तो उनके हाथों में बार बार सुई जाकर चुभ जाती थी। ये सुई है, सुई जाकर चुभ जाती थी तो बहुत दर्द होता था, ठीक है। तो टेलर लोग जो थे, जो कपड़े सीते थे, उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, अपने अंगूठे के ऊपर एक शील्ड जैसा एक स्ट्रक्चर पहनना शुरू कर दिया, इस तरीके से, ठीक है, ताकि जो अंगूठा है उसमें सुई ना चुभे। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं थिम्बल, जो कि टेलर लोग जो होते हैं, जो कपड़े सीते हैं, वो अपने अंगूठे पे लगा के रखते हैं ताकि अंगूठे में बार बार जाके सुई ना चुभे, ठीक है। तो उसी तरीके से थिम्बल की तरह ही रूट कैप होता है, जो कि रूट के एकदम निचले वाले हिस्से को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। रूट कैप प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू टेंडर, यानी कि सॉफ्ट, एपेक्स मतलब टिप। ये जो टिप वाला हिस्सा होता है ना रूट का, एकदम निचला वाला हिस्सा, ये बड़ा ही सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये बना होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। रूट के टिप पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा, इसीलिए रूट के टिप वाले हिस्से को हम मेरिस्टेमेटिक जोन भी कहते हैं, ठीक। और ये सॉफ्ट होता है, तो इसी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप, विच इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ये रूट कैप प्रेजेंट होता है। इस अंगूठे को मिटा देता हूं। अब सुनो, मेरिस्टेमेटिक सेल की एक खास बात है बेटा, इनको ना डिवीजन करना बहुत पसंद है। तो यहां पर चलो ठीक है, इस मेरिस्टेमेटिक जोन का हम एक मेरिस्टेमेटिक सेल को लेते हैं, ठीक है। ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, 5 सेंटीमीटर, ऐसे 5 सेंटीमीटर तो साइज होता नहीं है किसी भी सेल का, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल को क्या पसंद है? डिवीजन करना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया, एक मेरिस्टेमेटिक सेल से 2 सेल बने। अब इस 2 सेल में से दोनों ही सेल क्या करेंगे? इलोंगेशन करेंगे, इलोंगेशन करेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करेंगे, अपने साइटोप्लाज्म की ग्रोथ करेंगे और साइज में बड़े हो जाएंगे। तो एक 5 सेंटीमीटर का सेल था, डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद इलोंगेशन हुआ, तो एक सेल 5 सेंटीमीटर जितना इलोंगेट हो गया और ये सेल भी 5 सेंटीमीटर जितना इलोंगेट हो गया, यानी कि टोटल साइज 2 सेल की मिलाकर 10 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई? अब बेटा सुनो, इन दोनों सेल में से ना एक सेल वापस से मेरिस्टेमेटिक ही रहेगा, और फर्दर जिस तरीके से मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवीजन किया था, ये सेल भी आगे जाकर डिवीजन करेगा। लेकिन ये जो दूसरा वाला मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, जो कि इलोंगेट हो गया है, बड़ा हो गया है, ये कुछ और ही करेगा। ये क्या करेगा? ये जाकर मैचुरेशन की तरफ बढ़ेगा और रूट हेयर डेवलप कर लेगा। तो इलोंगेशन से मैचुरेशन तक का जाने का जो सफर है, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। जब एक मेरिस्टेमेटिक सेल, देखो ये दोनों मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, इन दोनों में से एक तो मेरिस्टेमेटिक ही था, लेकिन ये वाला मेरिस्टेमेटिक सेल, जब भी कोई इलोंगेटेड मेरिस्टेमेटिक सेल मैचुरेशन की तरफ बढ़े और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप कर ले, तो हम कहते हैं इस सेल का डिफरेंशिएशन हो गया है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो रूट हेयर का डेवलप करना। ये दोनों सेल चाहते तो दोनों ही डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन दोनों में से एक सेल ने बोला कि नहीं, मैं मेरिस्टेमेटिक रहूंगा और आगे चलकर डिवीजन करूंगा और सेल का नंबर बढ़ाऊंगा। लेकिन एक जो सेल था वो बोला कि नहीं, मैं जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन करने, मैं मैचुरेशन की तरफ मैं मैच्योर होऊंगा और रूट हेयर का फॉर्मेशन कर लूंगा। याद रखिएगा, ये जो सेल है, ये वाला जो सेल है, इसे अब हम कहेंगे परमानेंट सेल। और अब ये डिवीजन नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसने डिफरेंशिएशन कर लिया है। जो भी सेल डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है, परमानेंट सेल में, वो आगे चलकर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं रखता, ठीक। और यहाँ पर रूट हेयर का फॉर्मेशन कर लिया इस सेल ने, ठीक है, डिफरेंशिएशन करके। ऑलराइट, तो देखो ये जो जोन है, ये है मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ के सेल धराधर डिवीजन करेंगे,
डिवीजन करेंगे और डिवीजन करके नए सेल बनाएंगे, नए सेल का इलोंगेशन होगा, तो ये रहा इलोंगेशन जोन। ठीक है, यहाँ पे नए नए सेल बन रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ नए नए सेल बनते जा रहे हैं और जो पुराने सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल पुराने, वो इलोंगेट होंगे। अब इलोंगेशन में भी क्या होगा, आगे चलकर कुछ सेल इलोंगेशन करने के बाद मेरिस्टेमेटिक ही रहेंगे, लेकिन कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करके मैच्योर हो जाएंगे और मैचुरेशन जोन का हिस्सा बन जाएंगे। और मैचुरेशन जोन के जितने भी सेल है उनमें आपको रूट हेयर देखने को मिलेगा ना। तो देखो यहाँ पे मैंने रूट हेयर बनाया है। रूट हेयर का काम क्या है, रूट हेयर जो है ये वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, रूट हेयर का काम क्या है, वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक, तो ये है रीजन्स ऑफ रूट टिप। रूट का अगर आप टिप देखोगे तो 3 जोन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर याद करने वाली बात यह है कि सबसे नीचे की तरफ मेरिस्टेमेटिक जोन होगा, फिर इलोंगेशन जोन होगा, फिर मैचुरेशन जोन होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि तीनों में से किस जोन में रूट हेयर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा मैचुरेशन जोन में आपको रूट हेयर देखने को मिलेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रूट कैप कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बोलो एकदम टिप पे, रूट के एकदम नीचे की तरफ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रूट कैप प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट यानी कि टेंडर एपेक्स। ठीक है, चलिए अब इन जनरल कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा ठीक है, रूट का बहुत नॉलेज है तुम्हें, बताओ तो थोड़ा रूट के कितने फंक्शंस होते हैं। तो उस इंसान को आप कहिएगा कि देखो रूट के मेनली, ऐसे तो बहुत फंक्शन होते हैं, लेकिन मेनली 3 फंक्शन होते हैं रूट्स के। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, जी हाँ स्टोरेज भी करता है रूट फूड मटेरियल का, और सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, जिसे फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पीजीआर है इसका सिंथेसिस भी रूट के अंदर होता है। तो रूट के ये मेनली 3 फंक्शन है। लेकिन 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 देखो रूट जो है ना वो कहता है कि यार मैं इन 3 फंक्शन को ही क्यों कराऊं, मैं और भी फंक्शन करा सकता हूं। ठीक है, तो रूट क्या करता है, अपने शेप को, अपने साइज को मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है, ताकि और भी तरह तरह के फंक्शंस कर सके। जब भी हम कहते हैं कि अच्छा इस रूट ने मॉडिफिकेशन क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, तो कहिएगा ताकि रूट जो है वो और भी तरह तरह के फंक्शन कर सके, जैसे सपोर्ट, प्रोटेक्शन। ठीक है, सपोर्ट का काम कर सके रूट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके रूट। तो इसलिए रूट जो होता है वो अपने आप को क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अभी जो 3 तरह के रूट है ना, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट, ये तीनों ही रूट अपने शेप और साइज को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि क्या कर सके, तरह तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सके। हमें यहाँ पर मेनली टैप रूट के मॉडिफिकेशन और एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। फाइब्रस रूट्स के मॉडिफिकेशन के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना। फाइब्रस रूट्स के बारे में आपको बस इतनी बातें याद रखनी है, ये जो यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम शुरू करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। ठीक है, ऑलराइट, और उसके बाद हम मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स भी पढ़ेंगे और फिर ये रूट वाला टॉपिक खत्म होगा। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर बेटा।